Vikas, good morning. Shauri, good morning. Everybody, good morning. गुड मॉर्निंग सर। कुमार, गुड मॉर्निंग। ये रोज रोज लेट क्यों होता है यार ज्वाइन करने के लिए हम लोगों को? फैजल, हम लोग अपना नहीं बना सकते? कांट वी मेक इट आवर ओन? चलिए कोई बात, अब आज हम लोग पढ़ाई शुरू कर दें, नहीं तो इट विल बी लेट। मेरा फिर एक और क्लास होगा। द पीपल कम, जिनको आना होगा आएंगे। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बैंकिंग। ये मैंने पढ़ाया नहीं था। बैंकिंग के बाद पढ़ाऊंगा मनी सप्लाई, देन आई विल कम टू समथिंग एल्स। So today I start with banking. What is banking? How does it come from? And we'll start with commercial banking. हम लोग किससे शुरू करेंगे? व्यावसायिक बैंकिंग से शुरू करेंगे, राइट? तो let's start with what is banking. मैं हमेशा प्रेजेंटेशन करता हूं, तो आज भी लेट मी प्रेजेंट, ताकि लिखने में आपको आसान हो। और मैं 2 इक्वेशन बताऊंगा। आई विल टेल 2 इक्वेशंस, जिससे आप सारी चीजें आराम से समझ जाएंगे। ओनली 2 इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड, और बहुत छोटी इक्वेशंस हैं, नॉट वेरी बिग इक्वेशंस। तो वो इक्वेशन मैं लिख भी दूंगा, तो यू विल बी एबल टू गेट इट इजीली, आपको आसानी से मिल जाएगा। बताइए, ज्वाइन करने में देर होने की वजह से अब जाकर 90 बच्चे हुए हैं। So, जी, screen is there. So the word banking comes from Branco, or you can call it a bench. It was used in 15th and 16th century by mainly कंस्ट्रक्शन बिजनेस। रोज मजदूर लगते थे उस जमाने में, बहुत काम हो रहा था। तो स्पेशली इन यूरोप, स्पेशली इन इटली, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बन रही थी, तो कंस्ट्रक्शन वर्क होता था। एक आदमी, मुंशी जी, एक बेंच पर बैठकर पेमेंट या लेना देने का काम करते थे। तो इट्स बेसिकली लैटिन वर्ड, जिससे हम लोगों ने इसको शुरू किया। पहला बैंक कब शुरू हुआ हम लोग नहीं जानते हैं, बट लिज एंड टेलर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि इन लोगों ने शायद 50-54 के आसपास काम किया। बट दिस इज नॉट एश्योर्ड, ये कोई लिखा नहीं जा सकता इसको। इट इज ओनली ए हियर से, ये केवल एक कहानी के रूप में हम लोगों के सामने प्रचलित है। उस जमाने में क्या होता था कि इंडिया हो या कोई भी देश हो, जनरली जो कॉइन्स होते थे वो गोल्ड के होते थे, सिल्वर के होते थे। तो जनरली पीपल क्या करते थे, या तो अपने घर में छुपा कर रखते थे, दे यूज्ड टू हाइड इट एट सम प्लेसेस, और या किसी महाजन के पास रख देते थे या साहूकार के पास रख देते थे, अगर उनके पास पैसा बचता था तो दे यूज्ड टू डिपॉजिट दिस, ताकि जरूरत मिलने पर उनको पैसा वापस मिल सके। लेकिन इस डिपॉजिट पर भी साहूकार इंटरेस्ट लेता था, फॉर कीपिंग इट सेफ, कि हम आपका पैसा सुरक्षित रखेंगे। तो इसको जनरली क्या करता था कि वो सुरक्षित रखता था अपने पास, और इसके बदले में वो आपसे इंटरेस्ट लेता था। किसी को अगर उधार चाहिए, लोन चाहिए, तो वो लोन भी देता था और उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज करता था। लेकिन एक अच्छी बात थी महाजन की, जो डिपॉजिट्स आते थे उनसे उधार नहीं देता था, इनको बिल्कुल सुरक्षित रखता था, और इसके बदले में उसको ब्याज मिलता था, ही यूज्ड टू गेट इंटरेस्ट। लेकिन अपने पास से जो पैसा देता था उससे इंटरेस्ट मिलता था। समहाउ और द अदर, धीरे धीरे लोगों को यह पता चला कि द पर्सन शुड डिपॉजिट द मनी, वो लोग जो अपना पैसा जमा करते हैं वो एक ही दिन में अपना पैसा लेने नहीं आते। डू नॉट टेक देयर मनी आउट। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि वो एक साथ अपना पैसा निकाल लें इन वन गो। क्यों ऐसा होता था?
जो जमा करते थे वो किसी विशेष कारण से जमा करते थे। मान लीजिए विवाह के लिए जमा किया, मान लीजिए मकान के लिए जमा किया, मान लीजिए बीज खरीदने के लिए जमा किया। तो जिस समय जरूरत होगी तभी पैसा लेंगे। वो हर समय पैसा नहीं निकालते थे। दे यूज्ड टू डिपॉजिट द मनी बट दे डिड नॉट यूज्ड टू टेक आउट द मनी एट वन गो। तो कुछ लोगों ने सोचा कि अगर हम इस पैसे को उधार दे दें जो लोगों ने डिपॉजिट किया है तो हमें ज्यादा फायदा होगा। नाउ दिस इज वन जहां से शुरू हुई बैंकिंग, या हम कह सकते हैं शुरू हुई कॉमर्शियल बैंकिंग। कॉमर्शियल बैंकिंग का मतलब है आपके डिपॉजिट से उधार दिया जाना। माने यू गेट डिपॉजिट फ्रॉम समवन एंड आउट ऑफ दिस डिपॉजिट यू पे और यू मेक लोन्स। तो फिर बाद में क्या हुआ कि लोगों ने कहा डिपॉजिट हम लोग क्या करेंगे, फ्री रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रख लेंगे, आप हमारे यहां डिपॉजिट कीजिए, सुरक्षित रहेगा पैसा। बाद में डिपॉजिट के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट भी देने लगे। जो डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देते हैं उसे क्या कहते हैं, बार बार याद रखिए, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं। ये जो डिपॉजिट पर रेट्स है इनको कहते हैं डिपॉजिट रेट। डिपॉजिट रेट माने जमा पर मिलने वाला ब्याज दर। और जो बैंक उधार देते हैं उसको कहते हैं लेंडिंग रेट, यानी उधारी दर। और इनके बीच में डिफरेंस होता है। जैसे इस समय फिक्स डिपॉजिट कितना चल रहा है, लगभग 5.5% से ज्यादा नहीं चल रहा है। सेविंग डिपॉजिट कितना चल रहा है, 2.2% चल रहा है। कोई भी उधारी दर जो होता है किसी भी हालत में, कोई भी उधारी दर जो होता है वो किसी भी हालत में 6.5% से कम नहीं होता, और मैक्सिमम कितना जाता है, 10% तक जाता है। तो जो बैंक उधार देता है वो तो इतने प्रतिशत पर देता है, और जो जमा करता है वो इतने प्रतिशत पर करता है। तो इसके बीच के फायदे को उठाने के लिए ही बैंक्स होते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए। कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन है हु लोन्स फ्रॉम द टेकन मनी और डिपॉजिटेड मनी ऑफ पीपल। जो लोगों ने पैसा जमा किया है उससे उधार देते। ये पुराना जमाना चला गया कि महाजन अपने पैसे से उधार देता था और ब्याज लेता था, लोगों के पैसे को सुरक्षित रखता था, इनसे भी ब्याज लेता था। अब ऐसा नहीं है। When you go to any bank, you will deposit the money, and deposit money करने के बाद जो है हम लोगों को इसी डिपॉजिट के उधार, हम लोग इसी डिपॉजिट से उधार देते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक क्या है, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। सिंपल डेफिनेशन क्या है, मैं इसको आपको बड़े आराम से समझा देता हूं और दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि असली चीज क्या इसमें आपको लिखनी है अगर ये प्रश्न आया। हालांकि किस तरीके का प्रश्न आएगा मैं दोनों बता देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, व्हाटएवर वी कॉल देम, ये जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं इनके पास मुख्य काम क्या है, दे आर इंटरमीडियरीज, दे आर इंटरमीडियरीज। इनको हम कहेंगे अंतः मध्यस्थ, इनको हम क्या कहेंगे, मध्यस्थ। ये कैसे मध्यस्थ हैं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास कैश सरप्लस है। ज्यादातर कौन होंगे, हाउस होल्ड्स होंगे। जैसे हम हैं, कोई टीचर है, कोई पुलिस में नौकरी करता है, कोई कहीं नौकरी करता है। ये सारे के सारे लोग क्या करेंगे, इनके पास सरप्लस पैसा है और आज इसकी जरूरत नहीं है। इस पैसे की जरूरत तो है, इसको खर्च तो कर रही है, लेकिन इनके पास आज इसकी जरूरत नहीं है। किसी के पास 100 रुपए है, किसी के पास 1000 रुपए है, किसी के पास 5000 रुपए है, किसी के पास 2 लाख रुपए है। इन सबके पास आज जरूरत नहीं है, तो दे आर कॉल्ड एज कैश सरप्लस पीपल। ये बैंक में जाकर पैसा जमा करते हैं और फिर बैंक क्या करते हैं, इनसे कैश स्केयर्स पीपल, यानी जिनको कैश की जरूरत है। क्यों, कोई हो सकता है बिजनेस चलाने के लिए जरूरत हो सकता है किसी को कार खरीदने के लिए जरूरत हो सकता है किसी को अपना मकान बनाने के लिए जरूरत हो। तो ये लोग जो हैं ये उधार लेते हैं। तो बैंक क्या है, इनके डिपॉजिट पर 3% से 5% देता है कि हमारे पास आके जमा करो। इनसे 8% से लेकर के 11% तक लेता है और बीच के प्रॉफिट से काम चलाता है। तो बैंक क्या है, इज एन इंटरमीडियरी। ये एक मध्यस्थ है जो कैश सरप्लस लोगों से पैसा लेकर के कैश स्केयर्स लोगों को पैसा देता है जिनके पास पैसे की कमी है। क्वेश्चन एक उठ सकता है छोटा मोटा कि आखिर ये लोग सीधे लेन देन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ध्यान से, इनको कितना मिल रहा है, 3 से 5%, इनको कितना मिल रहा है, 8 से 11% देना पड़ रहा है।
अगर ये सीधे मिल जाए तो हो सकता है 7% पर ऐसा रेट तय हो जाए कि लोग इनको पैसा दे दें और ये लोग अपना इन पैसों से काम चलाकर ब्याज वापस कर दें। मान लीजिए ये टाटा जी हैं, इनको पैसा चाहिए और ये हम और आप जैसे बीए पार्ट 2 के विद्यार्थी हैं जिनके पास थोड़ा-थोड़ा पैसा है, हम लोग यहाँ जमा कर दें इनके पास, तो 7 या 8% ब्याज मिल सकता है। टाटा जी को भी फायदा हो गया, 11% नहीं देना है, हमको भी फायदा हो गया, 3% की जगह 8% मिल गया। ऐसा होता क्यों नहीं? क्योंकि जनरली डिपॉजिट्स आर स्मॉल, जनरली डिपॉजिट्स आर स्मॉल। हम लोग कितना जमा करते हैं? कोई 500, कोई 1000, कोई 2000। इनको कितना चाहिए? इनको चाहिए मान लीजिए 4 करोड़। तो ये कितने लोगों से समझौता करेंगे? बैंक का असली काम क्या है? स्मॉल सेविंग्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स। ध्यान से देखिए, ये डिफरेंट पीरियड शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। स्मॉल का मतलब है छोटी सेविंग्स, किसी की 5 रुपए है, 50 रुपए है, 50,000 रुपए है, इन सबसे एक बड़ा बिग पूल बना देता है, एक बिग पूल बना देता है, बहुत बड़ा बिग पूल बना देता है। दूसरी बात, डिफरेंट पीरियड्स, किसी को 3 महीने बाद पैसा चाहिए, किसी को 6 महीने बाद पैसा चाहिए, किसी को 2 महीने बाद पैसा चाहिए, किसी को 3 साल बाद पैसा चाहिए। अब ये लोगों का एक बड़ी मुश्किल क्या है कि अगर एक ही आदमी से लोग पैसा लें तो कोई 2 महीने लेने आ जाएगा, कोई 3 महीने बाद लेने आ जाएगा, कोई 6 महीने बाद लेने आ जाएगा। ये संभव नहीं होगा। तो बैंक क्या करता है? स्मॉल सेविंग्स को एक बिग पूल में कन्वर्ट कर देता है और डिफरेंट पीरियड को एक मिडिल पीरियड में। मिडिल पीरियड का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। मिडिल पीरियड का मतलब जनरली हम लोग मानते हैं 5 से 7 साल। कॉमर्शियल बैंकिंग का जो उधार होता है वो जनरली 5 से 7 साल का होता है। इससे छोटे के लिए भी नहीं देते और इससे ज्यादा के लिए बिल्कुल नहीं देते। उसके लिए कुछ अन्य संस्थाएं बनी होती हैं जिन्हें हम डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। आईडीबीआई होगा, नेबार्ड होगा, सिडबी होगा। ये वो बैंक है जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं। कॉमर्शियल बैंक प्रायः मिडिल टर्म के लिए ही लोन देते हैं। तो बैंक क्या है? दे आर एन इंटरमीडियरीज व्हिच ट्रांसफर मनी फ्रॉम कैश सरप्लस पीपल टू कैश स्केर्स पीपल। बैंक क्या है? वो अंतर मध्यस्थ हैं जो क्या करते हैं, छोटी छोटी जमाओं को बड़ा करके बड़े लोगों को दे सकते हैं, ज्यादा डिमांड वाले लोगों को दे सकते हैं, अलग अलग पीरियड की डिमांड को एक बड़ी पीरियड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बैंक का मुख्य काम है। लेकिन बैंक इसके साथ एक और काम भी करता है, दैट इज रिस्क। अगर इसने 100 आदमियों को उधार दिया है तो इन 100 का बिजनेस चल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनमें से 10-12 लोग का बिजनेस फेल हो सकता है। जिनका बिजनेस फेल हो जाएगा वो इनको पैसे वापस नहीं देंगे। अगर वैसे वापस नहीं देंगे तो इनको हम कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादन संपत्तियां। ये जो गैर निष्पादन संपत्तियां हैं ये क्या है? बैंक ने किसी को उधार दिया और वो पैसा वापस समय पर नहीं आया, तो ऐसा एसेट्स जो वापस मदद नहीं कर रहा है। तो बैंक जो करता है इस रिस्क को भी उठाता है और इस रिस्क के कारण क्योंकि कुछ पैसा डूब जाता है तो बैंक जो है इन दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस रखता है। किसके बीच में? डिपॉजिटर्स को 2 से 5% में पैसा देता है डिपॉजिट रेट, और लेंडिंग रेट इसका 8 से 11-12% होता है, यानी इसके बीच में 3-4% का गैप है। उसमें बैंक अपना खर्चा चलाता है, कर्मचारियों को नौकरी देता है, बिल्डिंग लेता है, बाकी चीजें लेता है, प्लस इस रिस्क को भी कवर करता है। तो बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरी होता है जो कैश सरप्लस और कैश स्केर्स लोगों के बीच में एक बड़ा संबंध स्थापित करता है। पूरी इकोनॉमी इस व्यवस्था के माध्यम से ही चलती है। तो व्हाट इज कॉमर्शियल बैंकिंग? कॉमर्शियल बैंकिंग क्या है? व्यवसायिक बैंकिंग ऐसे अंतर्मध्यस्थों की संस्था है जो जिनके पास नकदी कम है उनके लिए जिनके पास नकदी ज्यादा है उससे पैसा लेकर उनको देने का काम करते हैं, एक जोखिम उठाते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था में मुद्रा को चलायमान रखते हैं। अब देखिए जो प्रश्न आता है इम्तिहान में वो जनरली, ये तो मैंने आपको सिर्फ टेक्निकल समझा दिया, टेक्निकल समझाने से ज्यादा क्या आता है प्रश्न और उसमें क्या लिखना है, याद रखिए। आता है व्हाट आर दी मेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। व्हाट आर दी मेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, अक्सर ये आता है। और इस प्रश्न में आप क्या लिखते हैं वो भी मैं बता देता हूं और क्या लिखना है वो भी बता देता हूं, क्योंकि कभी कभी यही प्रश्न दूसरे ढंग से भी आ सकता है। मेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स में जनरली किताबों में कई चीजें लिखी मिल जाएंगी, जैसे डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, जमा प्राप्त करना। ये जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है, ये जमा प्राप्त करना है, कई तरीके से करेगा। सेविंग अकाउंट खोलेगा, रिकरिंग अकाउंट खोलेगा,
टाइम डिपॉजिट खोलेगा, करंट डिपॉजिट, कई तरीके से आपसे पैसा जमा कराता है, एक चीज। दूसरा काम क्या है? उधार देना, लेंडिंग, बहुत तरीके से आपको उधार भी देता है, आपको ओवरड्राफ्ट दे देगा, आपको कैश एंड क्रेडिट की फैसिलिटी दे देगा। मैं इनको क्यों कम कम में लिख रहा हूं? क्योंकि इनको लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत है ही नहीं। तो ये एक तरीके से लोन देने का काम भी करता है। फिर ये क्या करता है? कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराता है, विशेष फैसिलिटीज उपलब्ध कराता है, जैसे लॉकर की सुविधा उपलब्ध करा देता है ना? आपके पास कीमती सामान है तो आप इसके पास रख सकते हैं, या आपको क्या कहते हैं, टेलर की, आजकल तो आप जानते हैं कि क्या बना देता है, एटीएम और डेबिट कार्ड बनाने के लिए क्या बना, एटीएम खोल देता है, अपना पैसा वहीं से निकाल लीजिए। तो कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। लेकिन एक और काम करता है एज एन एजेंट, कभी कभी किसी के लिए फीस जमा कर देता है, किसी के लिए बिजली का बिल जमा कर देता है। तो एजेंट भी काम करता है। इन सब पर एक पैराग्राफ भी नहीं लिखा जाना है, या 1.5 पैराग्राफ भी नहीं लिखा जाना है। ये मेन फंक्शंस हैं जरूर, लेकिन बैंकों का मेन फंक्शन होता है, याद रखिए, इस पर अलग सवाल आएगा, पूरा सवाल आ सकता है, क्रेडिट क्रिएशन, यानी साख सृजन। एक बात याद रखिए कि व्यावसायिक बैंक ही साख सृजन कर सकते हैं, व्यावसायिक बैंक ही साख सर्जन कर सकते हैं। ओनली कॉमर्शियल बैंक्स कैन डू इट, और कोई इसको कर नहीं सकता, ओनली कॉमर्शियल बैंक्स। बाकी जितने प्रकार के बैंक आप देखते हैं वो ये काम नहीं कर सकते। इनको एक पावर मिली हुई है क्रेडिट क्रिएशन की, साख सर्जन की। तो मुझे जो पढ़ाना है वो क्या पढ़ाना है? साख सर्जन। और ये एक पूरा क्वेश्चन आ जाए 3 पेज का तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर मेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक आ जाए तो पहले पैराग्राफ में ये सब लिख के अल्टीमेटली आपको क्या लिखना है? साख सृजन या क्रेडिट का क्रिएशन। इसके लिए हम लोग पहले 2 शब्दों को यहां समझ लेंगे और फिर साख सृजन की पूरी प्रक्रिया एक छोटे से फॉर्मूले से समझ लेंगे। बहुत आसान है, इसको लिखना बहुत सरल है, यू कैन डू इट, क्योंकि इसमें नंबर भी अच्छे मिल सकते हैं। तो क्रेडिट क्रिएशन में सबसे पहली चीज हम लोग क्या लिखेंगे? 2 चीजें सीखेंगे, एसेट्स। एसेट्स को सामान्य तौर पर मैं तो परिसंपत्तियां लिखता हूं, मैं ये शब्द लिखता हूं, लेकिन कई किताबों में इसकी जगह आदाय, अदाएं नहीं, आदाय लिखा हुआ है। क्यों लिखा है नहीं जानता, मैंने हिंदी की डिक्शनरी देखी नहीं है। दूसरा शब्द होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। दायित्व माने देनदारी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी बैंक हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको क्या करना चाहिए? अपनी आय और व्यय को बराबर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब मुश्किल क्या है उसको समझने की पहले कोशिश कीजिए। मुश्किल क्या है कि हमको समझना पड़ेगा दायित्व क्या है और संपत्ति क्या है। निश्चित रूप से बैंक की कुछ संपत्तियां तो आप जानते हैं, उनके बारे में भी बात नहीं करूंगा। जैसे बैंक के पास अपनी बिल्डिंग होती है, अक्सर मान लीजिए बिल्डिंग होगी, मान लीजिए बैंक के पास लॉकर होंगे, मान लीजिए बैंक के पास तिजोरियां होंगी, मान लीजिए ये सब चीजें तो होंगी ही, ये भी संपत्तियां हैं। लेकिन ये संपत्तियां कैसी हैं? इनको हम कहते हैं नॉन फंजिबल, जिनसे कोई आय प्राप्त नहीं। बैंक को ऐसी संपत्तियां रखनी पड़ेंगी जिससे उसको आय प्राप्त हो। संपत्ति कैसी होनी चाहिए? फंजिबल, आय प्राप्त हो। तो हमको बैंक के जब एसेट्स की बात करनी है, तो जो लोगों ने शुरू में बैंक खोला है उसे हम कह सकते हैं स्पॉन्सर कैपिटल। कुछ लोगों ने पैसा लगाया होगा, प्रायोजित पूंजी, ये सब ऐसी पूंजियां हैं जिनको हम नहीं पढ़ते। ये हमारे एसेट्स नहीं है, इनसे हमारी आमदनी नहीं होती। तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? ऐसे एसेट्स जो फंजिबल हों, जिनसे आय प्राप्त हो। और दायित्व माने जो हमको देने का वायदा कर चुके हैं, जो हमको देना ही है, जिसके बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि इनको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इनको भूल जाइए, जस्ट फॉरगेट अबाउट देम। केवल फंजिबल एसेट्स को देखिए, यानी जिनसे आय प्राप्त होती है, और इनको दायित्वों के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर दायित्व ज्यादा है और संपत्ति कम, तो आपका बैंक समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देनदारी ज्यादा है और आय कम। और अगर आय ज्यादा है, देनदारी कम है, तो इसका मतलब बैंक का प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब आप आराम से प्रॉफिट कमा सकते हैं तो प्रॉफिट कमाइए। तो हमेशा किसको बराबर करना पड़ता है? एसेट्स को लायबिलिटीज के।
अब मैं दोनों को अलग अलग समझा देता हूं और फिर मैं बता देता हूं कि क्रेडिट क्रिएशन इसको कैसे इक्वल करता है। अब समझने की कोशिश कीजिए। दायित्व, मिस्टर ए गए और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में, कोई बैंक लिख दीजिए मुझे मतलब नहीं है, 1000 रुपए जमा कर दिए डिपॉजिट। अब ये जो 1000 रुपया है ये बैंक की है लायबिलिटी, इसको एसेट बिल्कुल मत समझने की कोशिश कीजिएगा, यह है बैंक की लायबिलिटी। क्यों? मिस्टर ए जिस दिन चाहेंगे अपनी चेकबुक से ये पैसा निकाल लेंगे, और जिस दिन आएंगे मिस्टर ए, पीएनबी को ये पैसा देना पड़ेगा, नहीं देगा तो पीएनबी बंद हो जाएगा, इसकी साख पर बट्टा लग जाएगा। तो जो भी आप जमा करेंगे पैसा, डिपॉजिट जो भी जमा करेंगे वो क्या कहलाएगी? लायबिलिटी, यानी आपका दायित्व, यानी आपकी देनदारी। अब सवाल एक और है, ये तो आपके पास रखा हुआ है एसेट, जब वो दे गए तो आपके पास 1000 रुपया तो आ गया। अगर आप इस 1000 रुपए को ऐसे ही रख दे, ऐसे ही रख दे माने तिजोरी में रख दे, जब मिस्टर ए आएंगे तब मैं इनको दे दूंगा, तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इस 1000 पर आपको मान लीजिए चलिए थोड़ी देर के लिए 3% ही ब्याज देना है, तो आपको 30 रुपए ब्याज भी देना होगा। दूसरी बात, आपके बैंक के कर्मचारियों को आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी, आपको बैंक का किराया देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा। आखिर ये पैसा आएगा कहां से? क्योंकि लायबिलिटीज ज्यादा हो गई। कैसे ज्यादा हो गई? कुछ ब्याज अदा करेंगे, कुछ कर्मचारियों को देंगे, कुछ और देंगे, तो इस 1000 रुपया को अगर आप ऐसे ही पड़ा रहने देंगे तो लायबिलिटीज ज्यादा हो जाएंगी और एसेट्स कम हो जाएंगे। बस वहीं से क्लू लीजिए जहां मैंने पहले पढ़ाया था। बैंक क्या जानते हैं कि सारे लोग एक दिन में अपना पैसा नहीं निकालते, तो इस एसेट को दो भागों में बांट देते हैं। कुछ पैसा कैश रख लेते हैं, इसे हमने फिलहाल थोड़ी देर के लिए मान लीजिए लिखा चेस्ट कैश, यानी अलमारी में रखा गया कैश, क्योंकि वो मानते हैं कि हर आदमी तो एक दिन में पैसा लेने आएगा नहीं, तो इसके लिए कुछ पैसा निकाल के रख लिया। और 900 रुपए हमने किसी को उधार दे दिया। ये क्या कर दिया हमने? लोन दे दिया। लोन, लोन का मतलब आप समझ ही सकते हैं, हमने उधार दे दिया। अब ये हमारा एसेट क्यों है? क्योंकि ये पैसा भी हमें मिलेगा और हमें ब्याज भी मिलेगा। अब एक समस्या आ गई, जैसे ही हमने किसी को 900 रुपए दिया तो यहां याद रखिए कि 900 रुपए की एक फिर लायबिलिटी बन गई, क्योंकि हमने अब मिस्टर बी को उधार दिया, इनको चेकबुक दे दिया, जब चाहे पैसा निकाल लो भाई। तो अब हमने जैसे ही 900 उधार दिया तो लायबिलिटी कितनी हो गई? पहले आदमी को 1000 का चेक दिया, दूसरे आदमी को 900 रुपए की चेकबुक दे दी, तो अब टोटल चेकबुक कितने की हो गई? 1900, यानी 1900 रुपया लोग कभी भी लेने आ सकते हैं। और एसेट कितना था हम पे? कुल 1000 का। तो हम क्या करते हैं, फिर इस 900 में से कुछ पैसा अपने पास रख लेते हैं कि अब आएगा तो दे देंगे, और बाकी का किसी और को उधार दे देते हैं। देखिए इस 900 को बराबर फिर कर दिया हमने, यहाँ 1000 को बराबर किया था, यहाँ 900 को बराबर कर दिया। अब बराबर कितना हो गया? 1900। लेकिन एक और प्रॉब्लम पैदा हो गई, जैसे ही दिया तो यहाँ 810 का एक और लायबिलिटी हमने क्रिएट कर दी। जैसे ही हमने 810 की लायबिलिटी क्रिएट कर दी तो फिर क्या हुआ? फिर हमको यही करना पड़ेगा, एसेट बनाना पड़ेगा 81 प्लस जो 729 बचा, इसको रखकर फिर हम लोगों ने यहाँ 810 की लायबिलिटी बना दी। जैसे ही ये दिया तो ये फिर लायबिलिटी बन गया, फिर यहां से एसेट आया, फिर यहां से लायबिलिटी बन गया। ध्यान से देखिए बैंक कर क्या रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। बैंक के पास कुल 1000 जमा हुआ, कुल 1000, लेकिन इसने क्या किया? एक आदमी को 900 उधार दे दिया, फिर 810 उधार दे दिया, फिर 729 उधार दे दिया, पता नहीं कितना कितना उधार देता चला गया। अभी अभी जोड़ेंगे, जब तक ये जीरो ना हो जाए जोड़ते चले जाएंगे। कैसे जोड़ेंगे उसका तरीका बताएंगे, और ये भी जोड़ते चले जाएंगे और फिर इसका भी पता लगाएंगे ये कितना हुआ। यानी बैंक हर आदमी को उधार देने से पहले कुछ तो कैश में रख लेता है, पता नहीं कब लेने आ जाए, और कुछ पैसा उधार दे देता है। जिसको उधार देता है, then it becomes the liability. Once it becomes the liability, you have to create the assets. You have to always match liability equal to assets. They both must match. अभी हमने एक जो एग्जाम्पल आपके सामने रखा, इसमें कई चीजें बड़ी क्लियर नहीं है। क्यों नहीं क्लियर है, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे 1000 डिपॉजिट हुआ तो बैंक अपने पास 200 क्यों नहीं रख लेता, 800 क्यों नहीं उधार दे देता, या 300 क्यों नहीं रख लेता,
700 क्यों नहीं उधार दे देता? वी डू नॉट नो, अभी हमने कुछ इस विषय में बात नहीं की है ना। तो वन इज हमने मान लिया 10%, हम मान सकते थे 20%, हम मान सकते थे 30%, 40%, 50%, 100% क्यों नहीं मान सकते थे? वो मैंने पहले बता दिया, क्योंकि अगर 100% हम पैसा रख लेंगे तो डिपॉजिट पर ब्याज कैसे देंगे, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह कैसे देंगे, यानी हमें कुछ आमदनी तो कमानी ही है। अब हम लोग दो शब्द यहां पर पहले पढ़ें। पहला शब्द क्या है? वो था कि एक आदमी ए ने पैसा जमा किया, इसको हमने कहा डिपॉजिट, या हिंदी में कहा जमा। इसको हम डिपॉजिट ना कह के कहेंगे प्राइमरी डिपॉजिट, प्राथमिक जमा। प्राथमिक माने जो पहली बार जमा हुआ, जो हमारी लायबिलिटी नंबर 1 था। कितनी लायबिलिटी थी? 1000। अब इस 1000 को हमने दो भागों में बांटा था, 10% का हिसाब ले लें तो 100 रुपया तो हमने कैश रख लिया कि जब ये आदमी आएगा तो दे देंगे। लेकिन ये तो 300 भी लेने आ सकता है, 400 भी लेने आ सकता है, कैसे आएगा वो अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि हम ये मान लें कि नहीं, किसी भी दिन वो 100 रुपए ज्यादा नहीं निकालता, क्योंकि एक ही आदमी तो जमा करने वाला होगा नहीं, जमा करने वाले लाखों लोग होंगे। और भारत में कौन सी सिस्टम है? ब्रांच बैंकिंग सिस्टम है, यानी भारत में एक ही बैंक की कई ब्रांचेस एक ही शहर में भी हो सकती हैं, और देश में तो पता नहीं कितनी होंगी। तो अगर इलाहाबाद में कोई नहीं जमा कर रहा है तो हो सकता है कानपुर में जमा कर रहा हो, कहीं भी जमा कर रहा हो। तो इसको हमने कहा प्राइमरी डिपॉजिट, और हमने कुछ रख लिया चेस्ट कैश अपने पास, और बाकी जब हमने 900 उधार दिया, तो ये जो 900 उधार दिया उसको उधार दे नहीं देते कि पैसा लेके चले जाओ। और इसी को समझना, जब हाँ बैंक किसी को उधार देता है, मान लीजिए कार खरीदने वाले को उधार दिया, तो करता क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। जिसको उधार देगा उसका एक अकाउंट खोलेगा और उस अकाउंट में पैसे डाल देगा, 900 या 9 लाख जो भी डाल देगा, और कहेगा जब चाहे निकाल ले जाओ। अब जिस आदमी को कार खरीदनी है वो उस पैसे का क्या करेगा? जाकर कार खरीदने वाले को दे देगा। कार खरीदने वाला जिसने खरीदी है वो क्या करेगा? वो अपने बैंक में जमा कर देगा और अपने होलसेलर को पैसा काट देगा। होलसेलर क्या करेगा? मारुति कंपनी को पैसा काट देगा। मारुति कंपनी क्या करेगी? जिन जिन लोगों से उसने सामान लिया है उनको पैसा काट देगी। यानी पैसा कहां है? वो चेक ही चेक बट रहे हैं, किसी ने कैश नहीं लिया। कैश कब मिलेगा? जब कर्मचारियों की तनख्वाह बटेगी तो कर्मचारी कैश निकालेंगे। तो जनरली ये बैंक जानते हैं कि 10% से ज्यादा कभी पैसा निकलता नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी पैसा क्या होता है? टर्नओवर होता रहता है इकोनॉमी। लेकिन जैसे ही 900 करता है तो 900 डिपॉजिट कर देता है किसी के खाते में, जिसने उधार लिया मिस्टर बी उसके खाते में डाल देता है। इसको हम कहेंगे डिराइव्ड डिपॉजिट। इसको हम क्या कहेंगे? शब्द याद रखिए, डिराइव्ड डिपॉजिट। हिंदी में क्या कहेंगे? व्युत्पन्न जमा। व्युत्पन्न जमा, दिस इज कॉल्ड एज डिराइव्ड डिपॉजिट। दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल डिपॉजिट। जो 1000 था उसी में से डिराइव किया हमने, और कहीं से लाए नहीं। तो ये 900 हमने बी के खाते में जमा किया तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अगर हम उसी 10% का उदाहरण लें तो इसके लिए भी हमने 90 रुपए रख लिया। और फिर 810 हमने क्या किया? किसी और के खाते में जमा कर दिया, मिस्टर सी के खाते में जमा कर दिया। ये भी डिराइव डिपॉजिट है। डिराइव क्यों? क्योंकि ये किससे निकला है? किसी पुराने डिपॉजिट से निकला है। प्राइमरी माने सबसे पहला डिपॉजिट करने वाला, जिसके बारे में हमने पहले बात की। उसके बाद जितने लोगों को उधार देता जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज डिराइव्ड डिपॉजिट, व्युत्पन्न जमा। ये व्युत्पन्न जमा माने ऐसा जमा जो धीरे धीरे बैंक कर रहा है। ध्यान से देखिए, कैश आया था 1000, इस कैश से दिया क्रेडिट। कितने का क्रेडिट दिया? 900 का। इस क्रेडिट को फिर बना दिया कैश, कितना? 900। फिर इस कैश से क्या दे दिया? क्रेडिट। कितने का? 810 का। फिर इसको बना दिया कैश। तो ध्यान से देखिए, बैंक कर क्या रहा है? कैश से क्रेडिट बना रहा है, क्रेडिट से कैश बना रहा है, कैश से फिर क्रेडिट बना रहा है, फिर कैश बना रहा है, अनटिल ये 1000 कितना हो जाए? 0 हो जाए। असली चीज यही है, मनी कितना बढ़ा ये हमको जानने की जरूरत है। अगर 10% है तो कितना बढ़ेगा? 20% है तो कितना बढ़ेगा? इसी को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन, साख का निर्माण, साख का सृजन। यानी बैंक के पास कैश आया तो बैंक उसको साख में बदल देगा।
और जैसे ही साख में बदलेगा तो साख नहीं रह जाएगा, वो क्रेडिट का रूप कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उस क्रेडिट पे फिर साख पैदा कर लेगा। तो जितने व्युत्पन्न जमा होंगे वो क्या है, वो क्रेडिट है, लेकिन क्रेडिट के साथ साथ बैंक के लिए क्या है, वो कैश के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं कैश के ऊपर वो आधार दे रहा है। देखना ये है कि अगर हम एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें, मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा, आप भी लिखते जाइएगा, बिना लिखे समझ में नहीं आएगा, कि अगर बैंक पे 1000 जमा हो तो कितना पैसा वाकई में जमा होगा, यानी कितने पैसे का उधार दे सकेगा। पहले इसे हम थ्योरी में समझेंगे, फिर इसे हम फॉर्मूले बनाकर समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं दोनों रूपों में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, लिखते चले जाइए। प्राथमिक जमा हुआ 1000, ठीक है ना, तो व्युत्पन्न जमा कितना हुआ, इसको हमने दो भागों में बांटा, 100 प्लस 900, बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसको कितने में भागा, अब 900 को बांटना है, तो 900 से कितना कर दिया हम लोगों ने, 90 एक तरफ कर दिया, प्लस 810 कर दिया। अगर हम इसको फिर देखते चले जाएं कितनी मनी पैदा हुई, तो अब की बार कितना हुआ, 81 प्लस 729। ध्यान से देखते रहिए, अगर ऐसे ही कैलकुलेट करते जाएंगे तो किसी एम पीरियड में 0 हो जाए। अगर इसे हम देखें ध्यान से, तो यहां पर एक क्या चीज लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि जितना जमा हुआ, ये क्या है, नया जमा, नए जमे को हम डेल्टा बना देते हैं, डेल्टा डिपॉजिट। तो डेल्टा डिपॉजिट कितना हुआ, पहली दफे में, पहले पीरियड में इतना हुआ, अगले पीरियड में कितना हुआ, इस फॉर्मूले से चले तो हुआ 1 माइनस 10% ऑफ दी डेल्टा डी। क्या हुआ, 100 में से 10 घटा दिया, 10%, तो 90% बचा। 90% से हमने दोबारा डेल्टा डी का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगर हम करें तो क्या हुआ, इसी 1 माइनस 10 का फिर वही किया, तो ये हो गया 1 माइनस 10 टू दी पावर स्क्वायर डेल्टा डी। अगर हम इसी को लिखते चले जाए तो ये आगे तक चला जाएगा जब कभी 0 हो। अगर हम 10% की जगह अल्फा लिखना शुरू कर दे, अल्फा माने 10%, अगर हम अल्फा लिखना शुरू कर दें तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल बन जाएगा, डेल्टा डी प्लस 1 माइनस अल्फा डेल्टा डी प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डेल्टा डी प्लस 1 माइनस अल्फा क्यूब डेल्टा डी। और एम पीरियड में तो 0 हो जाएगा, इसलिए अंतिम क्या बचेगा, 1 माइनस n माइनस 1 या 1 माइनस जो भी लिखिए अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 डेल्टा डी। ये ध्यान से देखिए बढ़ता चला जाएगा जब तक कितना ना हो जाए 0। यहां पर कौन सी पावर आई, n माइनस 1। ये n माइनस 1 की जो पावर है हमको इसको याद रखना है। कितने से शुरू हुआ, पहली दफे 1000, फिर 900 प्लस फिर 710, 729 वगैरह वगैरह वगैरह, एम पीरियड में 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस एन पीरियड में जो भी हो उतना हम लोगों का फॉर्मूला हो गया। अब 1000 क्या थी, डेल्टा डिपॉजिट थी। हमें क्या पता करना है, बैंक कितना पैसा जमा कर सकता है। अब मैं आपको इसका पूरा का पूरा 2 इक्वेशन बस लिखूंगा, 2 इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गई तो आपका सारा काम पड़ जाएगा। सबसे पहले हम पता करना चाहते हैं कि मुद्रा कितनी बढ़ी, मुद्रा कितनी बढ़ी, बैंक ने कितनी बढ़ाई, इसको लिखा डेल्टा एम। यानी 1000 अगर जमा हुआ तो कितनी मुद्रा बढ़ी, तो डेल्टा एम क्या है, प्राथमिक जमा से बढ़ने वाली मुद्रा की मात्रा, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक हैज क्रिएटेड, या क्रेडिट आप कह सकते हैं इसे मल्टीप्लायर, हाउ मच क्रेडिट हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय द बैंक। इसकी पूरी मात्रा को हमने कितना लिख दिया, डेल्टा एम। तो ये डेल्टा एम कितना आया, बिल्कुल ध्यान से थोड़ा थोड़ा लिखिएगा। सबसे पहले तो आया डेल्टा डी जो पहली दफे जमा हुआ फर्स्ट पीरियड में, फिर कितना आया, अभी हम लोगों ने लिखा था 1 माइनस अल्फा डेल्टा डी। एक दफे में कितना आया, पहली दफे में 1000, दूसरी दफे में कितना आया 900, तीसरी दफे में कितना आया 1 माइनस अल्फा टू दी पावर 2 डेल्टा डी। यहां पर कितना आया था 900, तो यहां कितना आया 810 प्लस 1 माइनस अल्फा टू दी पावर क्यूब डेल्टा डी।
और ऐसे ही से बढ़ाते चले गए बढ़ाते चले गए बढ़ाते चले गए और अंत में आया 1 माइनस एल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1 डेल्टा डी। और इसके आगे लिख दीजिए इक्वेशन नंबर। हमें क्या पता करना है? कुल मुद्रा कितनी बढ़ी, कुल मुद्रा कितनी बढ़ी अगर डेल्टा डी यानी प्राथमिक जमा कितना है 1000, if the primary deposit is 1000, what will be the total money that has been increasing through this? कुल मुद्रा कितनी बढ़ी, इसके बारे में कोशिश कर। अब इसमें हम एक और इक्वेशन लिख रहे हैं, बहुत मामूली सी इक्वेशन लिख रहे हैं, उसको अगर आप लिख लेंगे तो आराम से, बड़े आराम से पता चल जाएगा कि वैल्यू कितनी आई, और उसके बाद हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। अब हम इस पूरी इक्वेशन को, हम लोग जानते हैं इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड एक संख्या से गुणा करने जा रहे हैं 1 माइनस एल्फा, दोनों साइड गुणा कर। बस याद क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम किससे गुणा करने जा रहे हैं 1 माइनस एल्फा से गुणा कर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां पे लिखिए डेल्टा एम और इसको किससे गुणा कर दिया हम लोगों ने 1 माइनस एल्फा डेल्टा। अब इसको 1 माइनस एल्फा से गुणा कर दिया तो डेल्टा एम पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, लिखने का अच्छा तरीका ये होता है, ये हो जाता है 1 माइनस एल्फा डेल्टा एम। हमने इससे गुणा कर दिया इस इक्वेशन को, यानी इसको किससे गुणा कर दिया 1 माइनस एल्फा से गुणा कर दिया। अब सामने वाली में हर एक में गुणा करना पड़ेगा, तो पहली वाली क्या थी डेल्टा डी, तो ये क्या हो गई 1 माइनस एल्फा डेल्टा डी, ये पहली वाली हो गई, पहला आइटम। दूसरे आइटम में क्या हुआ ध्यान से देखिए 1 माइनस एल्फा डेल स्क्वायर डेल्टा डी। तीसरे वाले में क्या हो गया 1 माइनस एल्फा टू द पावर क्यू डेल्टा डी। और अंत तक चलते चले गए, यहां पर क्या लिखा था याद रखिए 1 माइनस एल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1, अब की बार एक बढ़ गया है रेज टू द पावर n डेल्टा डी। तो ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में क्या किया है, कुछ नहीं किया, पहली इक्वेशन को दोनों साइड को 1 माइनस एल्फा से गुणा कर दिया है। क्यों कर दिया है अभी पता चल जाए। लिख लिया, कोई दिक्कत, कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो अभी पूछ सकते हैं, मैं 1 मिनट के लिए कन्वर्ट कर देता हूं। कोई चीज ना समझ में आ रही हो अभी बता दो पूरा, नहीं तो दोबारा फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसी तो कोई चीज मैंने बताई नहीं जो समझ में नहीं आ रही हो। आई एम टेलिंग एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम्स। यस सर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम्स, वेरी गुड। आगे चलिए, बहुत और छोटा सा काम करने जा रहे हैं, बहुत ही छोटा काम। फिर स्क्रीन आ गई है। अब क्या करिए, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से घटा दीजिए। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। लिख लीजिए बिल्कुल। हमने क्या किया है, सेकंड इक्वेशन जो है उसको पहली इक्वेशन से घटा दिया है। देखिए क्या किया, डेल्टा एम में से घटा दिया, क्या घटा दिया 1 माइनस एल्फा डेल्टा एम, घटा दिया, बिल्कुल सिंपल सिंपल। क्या घटाया, डेल्टा एम यानी पूरी वाली में से नीचे वाली को घटा दिया। अब देखिए डेल्टा डी को घटाया तो नीचे तो कुछ है नहीं, तो आ गया डेल्टा डी। उसके बाद जब घटाया तो देखिए यहां था ये और यहां था ये, अब इसको हम लोग काट सकते हैं क्योंकि इसमें से इसको घटाया तो बचा 0, इसमें से इसको घटाया तो बचा 0, इसमें से इसको घटाया तो बचा 0, इसको घटाया तो यहां पर बचा 0। सिर्फ एक ही इक्वेशन बची, वो क्या बची 1 माइनस एल्फा रेज टू द पावर n डेल्टा डी। कोई दिक्कत, बचा ही नहीं कुछ। और मजे की बात, m पीरियड में क्या हो जाएगा, m पीरियड में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट विल बी 0। तो इस अगर डिपॉजिट 0 हो जाएगा, माने अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो बचा क्या, डेल्टा m माइनस 1 माइनस एल्फा
डेल्टा एम बराबर डेल्टा डी। अब क्योंकि बाहर डेल्टा एम है और अंदर डेल्टा एम है, तो अंदर बचा क्या, माइनस माइनस वन, ये वाला प्लस वन हो गया, ये वाला माइनस वन हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, एल्फा डेल्टा एम बराबर डेल्टा डी, या बचा डेल्टा एम बराबर 1 एल्फा डेल्टा। फॉर्मूला क्या बचा, कितनी एम बढ़ी, 1 एल्फा डेल्टा डी। मैं फिर से एक बार रोक रहा हूं, ताकि वैसे तो मैंने 5वीं क्लास की गणित का इस्तेमाल किया है, कोई इस्तेमाल नहीं किया ज्यादा, फिर भी कोई चीज ना समझ में आई पूछ ली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या निकला, 1 एल्फा, एल्फा राइट साइड में ले गए, डेल्टा डी, डेल्टा डी कितना है 1000, एल्फा कितना है 10%। तो अगर 1000 रुपया हमने जोड़ा तो टोटल मनी कितनी बढ़ी। अब इसको फिर से प्रेजेंट करके लिख देता हूं और समझा देता हूं प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। तो हमारी जो बची इक्वेशन, जो ना समझ में आया हो, वैसे तो खैर ऐसा नहीं चाहिए कि ना समझ में आया हो, मैं इतनी आसान बिल्कुल छोटी सी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो कोई सवाल ही नहीं उठता कि ना समझ में आया हो, फिर भी एनीबडी कैन इफ यू विश। तो ध्यान से देखिए, डेल्टा एम माने कुल कितनी मुद्रा बढ़ी, बराबर 1 एल्फा इंटू डेल्टा डी, और एल्फा हमने कितना लिखा था 10%। एल्फा 20% भी हो सकता है, एल्फा 30% भी हो सकता है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर 10% एल्फा है तो कितना हुआ, डेल्टा एम इज इक्वल टू 1/10/100 इंटू डेल्टा डी, यानी डेल्टा डी कितना था 1000, इससे कितना आया 10 बराबर 10,000। कुल कितनी मुद्रा बढ़ी 10,000। अगर एल्फा कितना है 10, अगर एल्फा होता 20 तो ये 20/100 हो जाता, तो कितनी बढ़ती 5000। यानी कुल कितनी मुद्रा बढ़ाई जा सकती थी, केवल 5000। एल्फा जितना कम होता जाएगा उतना मूल्य बढ़ता जाएगा, एल्फा जितना घटता जाएगा उतना हमारे लिए टोटल मनी बढ़ता जाएगा। इसी को, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे फॉर्मूले को क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए, इस पूरे फॉर्मूले को कहते हैं डिपॉजिट मल्टीप्लायर। डेल्टा एम इज इक्वल टू 1 एल्फा डेल्टा डी, डिपॉजिट मल्टीप्लायर। डिपॉजिट मल्टीप्लायर किस बात पे निर्भर करता है, बैंक्स क्या मानते हैं, 10% लोग पैसा जमा करेंगे कि 20% रखे रहेंगे। माने उनको डर लगा हो सकता है वो सोचे कि होली के समय में ज्यादा लोग पैसा निकाल लेंगे तो 20% अल्फा रख सकते हैं, सामान्य पीरियड में हो सकता है 10% रख सकते हैं। तो कितना निकला, अगर ये 10% है तो जमा कितना था 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10/100 माने 10 बराबर 10,000। तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर कितना हो गया 10,000। लेकिन क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना हुआ, क्रेडिट मल्टीप्लायर माने साख कितनी बढ़ी। शुरू में 1000 रुपए तो हमने जमा किया था ना, शुरू में हमने 1000 तो जमा किया था ना प्राइमरी डिपॉजिट, तो उसमें से हटा देना चाहिए। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना हुआ 1 एल्फा डेल्टा डी माइनस डेल्टा डी, यानी 10,000 माइनस 1000 बराबर 9,000। कौन सी चीज ज्यादा है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर के क्रेडिट। हमेशा याद रखिए डिपॉजिट मल्टीप्लायर ज्यादा है, क्योंकि डिपॉजिट को भी जोड़ लिया हमने 1000 को। साख कितनी बढ़ी 9,000 बढ़ी, कब, जब एल्फा कितना था 10%। अब एल्फा को 20% कर लीजिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा। अगर एल्फा 20% है तो ये 5,000 बढ़ेगा, और 5,000 में से 1,000 घटा देंगे तो कुल साख कितना उत्पन्न होगा 4,000 ही उत्पन्न होगा। अगर हम पूरा क्या कर दें, पूरा का पूरा पैसा रख लें तो क्या होगा, अल्फा कितना हो जाएगा 1/1, तो डेल्टा डी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा। यानी पूरा पैसा आप बैंक में रख लीजिए तो आपकी मुद्रा बढ़ेगी नहीं, साख का सर्जन होगा ही नहीं, साख इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, तो कोई भी इंक्रीज होगा ही नहीं। तो बैंक क्या करते हैं, कितना गुना तक बढ़ा सकते हैं, डिपेंड करता है उनके अल्फा पर। अल्फा माने चेस्ट कैश, यानी कितना पैसा वो सोचते हैं ग्राहक आके हमसे ले जाएगा, ठीक है ना। तो जनरली बैंक क्या करते हैं, अल्फा कितना रखते हैं
10% या उससे कम ही रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एक ही दिन में सारे लोग पैसा लेने नहीं आएंगे। लेकिन उसके अलावा कुछ नया पैसा भी जमा होगा, कुछ लोगों ने जो उधार दिया उसका ब्याज भी हमको वापस मिलेगा। तो जरूरी नहीं कि हमेशा वो 10% अपने पास रखें, क्योंकि उनको गारंटी रहती है कुछ नया लोग जमा कराएंगे, कुछ उधार वापस करेंगे। तो हो सकता है अल्फा 10% से भी कम रखें। तो कितना साख सृजन कर सकते हैं, बार बार याद रखिए, ये क्या है? कैपेसिटी, क्षमता। साख सृजन की क्षमता है, माने इससे ज्यादा नहीं कर सकते। करेंगे कितना ये तो निर्भर करेगा उधार लेने आए कितने, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। जो क्रेडिट हमारा क्रिएशन है उसकी ये क्या है? कैपेसिटी। क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी, क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी, क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन अल्फा। अल्फा माने चेस्ट कैश, माने कितना पैसा बैंक अपने पास रखते हैं। तो साख सृजन क्या है? बैंक जो है उनके पास जो जमा होता है उसी से लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, उसी से फिर क्या करते हैं? एसेट क्रिएट करते हैं, और एसेट और लायबिलिटी को मैच करते रहते हैं। तब तक करते रहते हैं जब तक कि एसेट या लायबिलिटी दोनों कंप्लीटली मैच हो जाए और पूरी वैल्यू 0 हो जाए। आज का पीरियड क्योंकि मेरा खत्म होता है, लेकिन मैं इसको अभी फिर से थोड़ा सा और कुछ बताऊंगा, क्योंकि इसमें मुझे एक चीज और बतानी है कि अगर ऐसा करें और एक दिन पैसा लेने आ जाएं और कोई जमा करने ना आए तो क्या होगा। उसको हम लोग किस चैप्टर में पढ़ते हैं? क्रेडिट कंट्रोल। दो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बैंकिंग में है, एक क्रेडिट क्रिएशन और दूसरा क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक। तो फिर हम लोगों को सेंट्रल बैंकिंग पढ़नी पड़ेगी। आज हम लोगों ने पढ़ा कॉमर्शियल बैंकिंग है क्या, इंटरमीडियरीज कैसे काम करते हैं वो पढ़ा। मुख्य काम क्या है? क्रेडिट क्रिएशन। वो सब जो काम लिखा है वो छोटा छोटा लिख दीजिएगा, उससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। उसके बारे में हम लोग इसके बारे में आज डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आई एम रेडी टू डिस्कस एनीथिंग। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मैं 2-4 मिनट का समय दे सकता हूँ, आई कैन गिव, क्योंकि आप लोग जुड़ते देर से हैं तो इसलिए 2-3 मिनट का समय मैं दे सकता हूँ। लेकिन मुझे लगा नहीं कि इसमें कोई मुश्किल चीज है। इट इज सो इजी, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अगर सबको समझ में आ गया जो फॉर्मूला डिराइव किया उसमें सर डिपॉजिट में N0 लिया सर, वो क्यों? डिपॉजिट में क्या लिया? डिपॉजिट 0 वहां पे क्यों लिया? डिपॉजिट में 0 कहां लिया? 1000 लिया था हमने तो डिपॉजिट में। हमारा तो प्राइमरी डिपॉजिट 1000 था, 0 कहां था? हमारे यहाँ तो पहले एक आदमी प्राथमिक जमा 1000 कर गया था, उसका 10% निकाल रहे थे, हमने तो 0 कभी लिया ही नहीं डिपॉजिट। हमने कहा कि 1000 में से 10 रुपया रख लेगा, 10% अपने पास रख लेगा, जब ग्राहक आए तब लेने के लिए, और बाकी उधार बांट देगा। 0 तो मैंने डिपॉजिट कभी लिया ही नहीं भाई। हाँ साक्षी जी बोलिए। एक मिनट पहले साक्षी बोलने दो, फिर फास्ट फिगर्स फाइटर्स बोलो। सर डिपॉजिट मल्टीप्लायर ऑलवेज क्रेडिट मल्टीप्लायर से बड़ा होता है। हाँ तो उसके बाद तो उसमें तो प्राइमरी डिपॉजिट शामिल है ना, वो पैसा जो शामिल है, जो प्राइमरी है, जो पहला लायबिलिटी है वो भी शामिल है ना बेटा, देने के लिए बैंक की। क्रेडिट तो जितना उसने बनाया, क्रेडिट माने डिराइव्ड डिपॉजिट, डिराइव माने जितना डिराइव कर करके बना रहा है, यानी 9000। लेकिन बाकी जो था वो तो डिपॉजिट था ही ना। तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर माने 1000 के डिपॉजिट पे टोटल डिपॉजिट्स कितने हो गए बैंक के पास? 10,000। क्रेडिट कितना बनाया? हाँ बेटा बात जो आपको पता है तो उसको रिपीट कर दीजिए। एक्चुअली सर नेटवर्क चला गया था इसलिए अटेंड नहीं कर पाए। नेटवर्क चला गया था साक्षी केसरवानी। बेटा नेटवर्क अगर चला जाए तो कभी कभी यूनिवर्सिटी भी आना चाहिए, ज्यादा डिटेल में किताबें पढ़ा भी दूंगा। ठीक है। हाँ ये पबजी वाला फास्ट फाइटर बोलो, ये तो पबजी खेलता है, बड़ा गड़बड़ लड़का लगता है। हाँ बोलो फास्ट फाइटर। दोनों साइड पे 1 - अल्फा से मल्टीप्लाई किए सर। 1 - अल्फा से? हमेशा 1 - अल्फा से ही किया गया। हाँ 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 आ सकते हैं। नेहा पांडे किसी ने रोका क्या तुमको? वो लिए रहना एडमिट कार्ड, सॉरी वो जो अपना आइडेंटिटी कार्ड, और कहना मनमोहन सर से मिलने जाना, कोई नहीं रोकेगा। फास्ट फाइटर्स जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ा। अरे सर जो 1 - अल्फा से मल्टीप्लाई नहीं समझ में आया सर। क्यों नहीं समझ में आया? अगर हमारे पास एक तरफ 8 लिखा है और दूसरी तरफ 16/2 लिखा है, दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए एक संख्या से तो बराबर होगा। इसको हमने क्यों किया? क्योंकि राइट साइड में इतनी लंबी संख्याएं थी, इतनी लंबी संख्याएं थी कि उनको हम बोर्ड पे लिख नहीं सकते थे। फट से हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले से दूसरे सब्सट्रैक्ट कर दिया, बची इक्वेशन छोटी सी। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं। अभिषेक दुबे सर वो जो 1 माइनस अल्फा पावर n डेल्टा डी उसको वो कैसे जीरो हो गया सर? एन पीरियड में जितना भी डिपॉजिट होगा जीरो होगा। अरे पहली दफे में 1000 था, फिर 910 हुआ, फिर 820 हुआ, फिर 710 हुआ, फिर 600। एन पीरियड में क्या होगा? जीरो। तो अगर एन पीरियड में वो डिपॉजिट जीरो हो जाएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पे सब जीरो हो जाएगा। ये तो गणित वाले बिल्कुल बताते हैं कि जीरो से जिस संख्या का हम गुणा करो वो जीरो हो जाती है। अभिषेक हो गया, हमको जाने दो। हाँ बोलो भैया, बोलो विशाल कुमार भैया बोलो। सर यहाँ पे 1 माइनस अल्फा क्यों लिखा गया है? 1 माइनस अल्फा क्यों लिखा गया है? पहली दफे में कितना हमने डिपॉजिट घटाया था? 1000 में से 10% तो रख लिया था ना बैंक ने अपने पास, उसको तो उधार दिया ही नहीं। तो 1 माइनस अल्फा क्या लिखा गया? 1000 में से 100 घटाकर बचा कितना? 900। अगली बार कितना बचा? 900 था, 900 को 1 माइनस अल्फा स्क्वायर किया, यानी पहली बार 10% तो दोबारा फिर 10%, फिर 1 माइनस अल्फा क्यूब। तो 1 माइनस अल्फा क्या है? वो पैसा है जो बैंक अपने पास ग्राहक को देने के लिए रख लेती है। सर एन क्या नाम है, जीरो से आगे नहीं बढ़ सकते क्या हम? जैसे माइनस में नहीं जा हमारे सकते? गणित में तो नहीं बढ़ते थे, कोई तुम नया तरीका निकालो बढ़ाया जाए। एन माने लास्ट, अंत। हम लोग ये मानते हैं गणित में, जब हम लिख देते हैं एन 1 to n माने 1 से n तक लिखते कहाँ आएगा पता नहीं, अमेरिका में पता नहीं, चंद्रमा पे पता नहीं, मार्स पे। n माने लास्ट, जहां वो खत्म हो जाए। तो जब सीरीज खत्म होती है उसको n लिखते हैं। अरे हम यूनिवर्सिटी क्या यार, थैंक यू। हाँ बहुत बढ़िया, आकांक्षा साहब ने लिख दिया थैंक यू। अब कुछ नहीं बताएंगे, जब आकांक्षा ने लिख दिया थैंक यू तो थैंक यू हो गया भैया। हमको क्लास भी लेना और कुछ Thank you, sir.